एक और प्रेरणादायक अध्याय में आपका स्वागत है। इस बार हम एक ऊर्जावान उद्यमी, तेज तर्रार निवेशक, साहसी व्यापारी और दूरदर्शी व्यवसायी के जीवन की खोज करेंगे। तो चलिए सीधे उनके संसार में कदम रखते हैं। कुछ लोग सिर्फ एक उद्योग में अपनी छाप छोड़ते हैं, कुछ एक सफल कंपनी बनाते हैं, और फिर कुछ ऐसे विरले लोग होते हैं जिनकी छाप सिलिकॉन वैली की दर्जनों सबसे प्रतिष्ठित स्टार्टअप्स पर बिखरी होती है। कीथ रेबॉयस उन्हीं में से एक हैं। स्टैनफोर्ड के शुरुआती दिनों से लेकर पेपाल, लिंक्डइन, स्क्वायर और उससे आगे तक उनकी यात्रा ब्रिलियंस, विवाद, साहसी निवेश और अगले बड़े अवसर को पहचानने की अटूट प्रवृत्ति से भरी है। लेकिन उनकी कहानी को और भी रोचक बनाता है सिर्फ उन कंपनियों की सूची नहीं जिनसे वे जुड़े रहे, बल्कि वे मोड़, झटके और अप्रत्याशित घटनाएं हैं जिन्होंने उनके रास्ते को आकार दिया। कीथ रेबॉयस का जन्म 17 मार्च 1969 को एडिसन, न्यू जर्सी में हुआ। बचपन से ही उन्होंने तेज दिमाग और नियमों को चुनौती देने की प्रवृत्ति दिखाई। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से 1991 में पॉलिटिकल साइंस में बैचलर ऑफ आर्ट्स किया। बाद में उन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूल से 1994 में ज्यूरिस डॉक्टर की डिग्री पूरी की। स्टैनफोर्ड में रहते हुए रेबॉयस ने उस नेटवर्क से मुलाकात की जिसने उनके भविष्य को काफी हद तक परिभाषित किया। उन्हीं में से एक थे पीटर थियल, द स्टैनफोर्ड रिव्यू नामक लिबर्टेरियन अखबार के सह संस्थापक और संपादक। रेबॉयस इस प्रकाशन से जुड़े लेख लिखे और थियल के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाया जो उनके करियर भर बना रहा। हालांकि उनके कॉलेज के दिन विवादों से खाली नहीं थे। एक चर्चित घटना में रेबॉयस और कुछ अन्य छात्रों ने एक प्रशिक्षक के घर के बाहर समलैंगिक विरोधी नारे लगाए और यहां तक कह दिया कि प्रशिक्षक को एआईडीएस से मर जाना चाहिए। स्टैनफोर्ड ने उन्हें फटकार लगाई, लेकिन रेबॉयस ने बाद में दावा किया कि यह कैंपस स्पीच कोड को चुनौती देने का जानबूझकर उठाया गया कदम था। यह विवाद उन्हें पटरी से उतार सकता था, लेकिन इसके बजाय इसने पीटर थियल के साथ उनके गठजोड़ को और मजबूत किया, जिन्होंने अपनी किताब द डाइवर्सिटी मिथ में रेबॉयस का बचाव किया। लॉ स्कूल के बाद रेबॉयस ने संयुक्त राज्य अपीलीय न्यायालय की 5वीं सर्किट में लॉ क्लर्क के रूप में अपना करियर शुरू किया। इसके बाद उन्होंने लगभग 4 साल सलिवन क्रॉमवेल में बिताए, जहां उन्होंने बतौर लिटिगेटर अनुभव हासिल किया। 1999 में उन्होंने थोड़े समय के लिए राजनीति में कदम रखा और डैन क्वेल के राष्ट्रपति चुनाव अभियान में सलाहकार के रूप में काम किया। लेकिन उनकी असली दिशा बदलने वाली थी। 2000 के शुरुआती दशक में उन्होंने कानून और राजनीति से हटकर टेक्नोलॉजी की ओर रुख किया। नवंबर 2000 में रेबॉयस पेपाल से जुड़े, जहां उन्होंने कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में बिजनेस डेवलपमेंट, पब्लिक अफेयर्स एंड पॉलिसी की जिम्मेदारी संभाली। उनके काम ने पेपाल की विकास रणनीति और वैश्विक प्रभाव को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। इस अनुभव ने उन्हें मशहूर पेपाल माफिया का हिस्सा बना दिया, उस नेटवर्क का जिसमें एलन मस्क, पीटर थियल और रीड हॉफमैन जैसे लोग शामिल थे और जिन्होंने आगे चलकर टेक की दुनिया पर राज किया। पेपाल के बाद रेबॉयस जनवरी 2005 से मई 2007 तक लिंक्डइन से जुड़े। वहां उन्होंने बिजनेस और कॉर्पोरेट डेवलपमेंट के उपाध्यक्ष के रूप में काम किया। ये लिंक्डइन के शुरुआती साल थे और रेबॉयस ने इसकी रणनीति और साझेदारियों को आकार देने में मदद की। इसी दौरान उनकी शुरुआती स्तर के निवेशक के रूप में पहचान बन रही थी। उन्होंने येल, यूट्यूब, एयरबीएनबी, इवेंटब्राइट, क्वोरा और wish.com में निवेश किया, सब उस समय जब ये नाम आज जितने बड़े नहीं थे। बदलावकारी स्टार्टअप्स की पहचान करने की उनकी क्षमता साफ दिखने लगी। 2010 में कीथ स्क्वायर से जुड़े बतौर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। वहां उन्होंने वह ऑपरेशनल सिस्टम तैयार किया जिसने डिजिटल पेमेंट्स की दुनिया में स्क्वायर की सफलता की नींव रखी। उनकी नेतृत्व क्षमता ने स्क्वायर को भविष्य की सफलता के रास्ते पर ला खड़ा किया। लेकिन जनवरी 2013 में उन्होंने स्क्वायर छोड़ दिया जब उन पर एक कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोप लगे। रेबॉयस ने कहा कि यह रिश्ता आपसी सहमति से था, लेकिन स्क्वायर ने उनके खराब निर्णय का हवाला देते हुए उनके जाने की पुष्टि की। यह कठिन अध्याय था, लेकिन इसने उनका करियर खत्म नहीं किया। मार्च 2013 तक रेबॉयस ने खुद को फिर से स्थापित कर लिया, इस बार बतौर वेंचर कैपिटलिस्ट खोसला वेंचर्स में। उन्होंने 2019 तक यहां काम किया और 2015 में स्क्राइब में निवेश के बाद बतौर बोर्ड ऑब्जर्वर भी जुड़े। 2019 में वे फाउंडर्स फंड से बतौर जनरल पार्टनर जुड़े और ओपन स्टोर की सह स्थापना की, एक मियामी आधारित रिटेल होल्डिंग स्टार्टअप जो शॉपिफाई ब्रांड्स को अधिग्रहित करता है। 2021 में
ओपन स्टोर ने 75 मिलियन जुटाए। फिर जनवरी 2024 में वे खोसला वेंचर्स में मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में लौटे, साथ ही फाउंडर्स फंड से भी जुड़े रहे, जहां वे रैम्प, फाउंड और ट्रेड रिपब्लिक के बोर्ड में उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। कीथ ने सिर्फ निवेश ही नहीं किया, बल्कि खुद भी निर्माण किया। अप्रैल 2014 में उन्होंने ओपन डोर की सह स्थापना की, जिसने घर खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को आसान बनाया। 2020 में ओपन डोर एसपीएससी के जरिए पब्लिक हुई। 2018 में उन्होंने अलायंस ऑफ अमेरिकन फुटबॉल एएएफ में निवेश किया और इसके बोर्ड में भी शामिल हुए। हालांकि लीग ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। बाद में उन्होंने ओपन स्टोर और वाई वेंचर्स की सह स्थापना की। वेंचर कैपिटल में उनका रिकॉर्ड बेहद शानदार है। उन्होंने डोरडैश 2021 में निवेश का नेतृत्व किया। उनका सबसे बड़ा हालिया दांव रैंप पर था, जिसका वैल्यूएशन 2022 में 8.1 बिलियन हो गया। इन सफलताओं ने उन्हें फोर्ब्स माइडस लिस्ट में कई बार जगह दिलाई, जहां वे अमेरिका में चौथे नंबर पर और वैश्विक स्तर पर 8 तक पहुंचे। उनके हालिया निवेशों में शामिल हैं रैम्प फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर, पाम ट्री क्रू एक्सेसरीज, फॉरवर्ड क्लिनिक / आउटपेशेंट, रोम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डेल्फी बिजनेस, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, गोस्ट ऑटोनॉमी, बिजनेस प्लस प्रोडक्शन ऑटोमोन, Pietra Business Productivity Software, Up and Up Real Estate Services at B2C। कीथ का प्रभाव राजनीति तक फैला हुआ है। अप्रैल 2013 में उन्होंने FWDDUS में योगदान दिया, जो इमिग्रेशन सुधार का समर्थन करता है। 2020 में उन्होंने कहा कि वे बर्नी सैंडर्स की बजाय डोनाल्ड ट्रंप को वोट देंगे। उन्होंने डेमोक्रेटिक प्राइमरी में पीट बटिजेस का समर्थन किया। 2023 में उन्होंने फ्लोरिडा के पेरेंटल राइट्स इन एजुकेशन एक्ट की सराहना की, जिससे उनकी राजनीतिक विचारधारा पर बहस छिड़ गई। व्यवसाय के परे कीथ की निजी जिंदगी भी उतनी ही घटनापूर्ण रही। 2015 में उन्होंने ग्लेन पार्क में घर खरीदा और उसमें पेंट हाउस, बास्केटबॉल कोर्ट और सौना जोड़ने की योजना बनाई। हालांकि पड़ोसियों ने विरोध किया। 2018 में उन्होंने जैकब हेलबर्ग से शादी की, जिसकी रस्म सैम ऑल्टमैन ने करवाई। 2020 में वे कैलिफोर्निया से मियामी चले गए, जो उनकी निजी जिंदगी और मियामी के उभरते टेक हब से मेल खाता था। कीथ रेबॉयस की कहानी साहसी दांव, विवादास्पद क्षणों और परिवर्तनकारी प्रभाव की कहानी है। पेपाल से लेकर लिंक्डइन, स्क्वायर से लेकर ओपन डोर, फाउंडर्स फंड से लेकर खोसला वेंचर्स तक उनकी यात्रा ने सिलिकॉन वैली और उससे बाहर लगभग हर कोने को छुआ है। चाहे राजनीति हो, वेंचर कैपिटल हो या उद्यमिता, रेबॉयस ने बार बार साबित किया है कि वे जोखिम लेने, नियम तोड़ने और अनजाने क्षेत्रों में कदम रखने से नहीं डरते। और जैसे जैसे उनके नए उपक्रम आगे बढ़ते हैं, एक बात साफ है, कीथ रेबॉयस अभी रुके नहीं हैं। उनकी कहानी अब भी लिखी जा रही है। विवादों, दृष्टि और अथक प्रयासों के इंसान कीथ रेबॉयस अब भी सिलिकॉन वैली की सबसे दिलचस्प हस्तियों में से एक बने हुए हैं।